महाजन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। धामी कैबिनेट की अहम बैठक, मीटिंग में 30 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। राजाजी टाइगर रिजर्व में टाइगर कंजर्वेशन बनाने का भी फैसला। उत्तराखंड में बीजेपी 2024 के प्लान में जुटी, सांसदों को दी हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी। एससी, एसटी और ओबीसी की होंगे सम्मेलन। नगर निकाय के चुनाव जल्द होंगे संपन्न। देहरादून नगर निगम का ओबीसी सर्वे पूरा, मेयर ने कहा सरकार चुनाव के लिए प्रतिबद्ध। मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का निधन, बसपा कार्यालय और उनके आवास पर लोगों का जमावड़ा। सीएम धामी ने जताया शोक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की सड़कें की जा रही है गड्ढा मुक्त। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवंबर तक तय की है डेडलाइन। अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीरचंद्र गढ़वाली सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ साथ सरकार के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस के साथ साथ सभी अधिकारियों का दायित्व है कि वो अपने विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने दें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल मनाया जाता है। ये 30 अक्टूबर से लेकर 7 दिन का। तो इस पे हम भ्रष्टाचार की विरुद्ध जो भी हमारे जनता है, जो भी सिविल सोसाइटी के हैं, सभी को एक जागरूकता पैदा करना है। और उस पे आज ने हमने सीएम साहब ने प्रतिज्ञा, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा भी दिलाए सभी को। ये सभी नागरिक का भी बात है, मैं रिश्वत दूंगा ना लूंगा, और ना उसे सूचना आता तो मैं उचित एजेंसी को हम सूचना देंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दलों के साथ ही टिकट के दावेदारों की दौड़ शुरू हो गई है। पिछले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव में नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता भी बढ़ गई है। इस वक्त उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं और सभी जगह लगभग प्रत्याशियों की दावेदारी भी सामने आ चुकी है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से दावेदारी करने से पार्टियों में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके साथ ही अब कांग्रेस असमंजस की स्थिति में आ गई है। माननीय यशपाल आर्या जी का प्रेरोगेटिव है, विशेष अधिकार है, चाहे वो ना करें चाहे हाँ करें, उनकी मर्जी। और उस क्षेत्र में उनका, जबकि मैं तो कहूँगी पूरे उत्तराखंड में आर्या जी का बहुत सम्मान है। लोग, जनता उन्हें बहुत पसंद करती है और यदि उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है और पार्टी उन्हें आशीर्वाद देती है तो वो विजय भी जरूर प्राप्त करेंगे। जनता का भी आशीर्वाद उनको जरूर मिलेगा, ऐसा निश्चित है। और भाजपा अपने कुनबे को देखे, उसको संभाल कर रखे। पार्टी नेतृत्व का सम्मान किया है। मैंने कहा कि मैं इस दौड़ में नहीं हूं, लेकिन पार्टी का निर्देश होगा निश्चित रूप से नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी हवाई कमान के निर्देशों का अनुपालन करूंगा। और मुझे मालूम है कि हमारे कई साथी, चाहे नैनीताल जनपद के हों, हमारे उधम सिंह नगर के कई हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने लगातार मुझसे कहा है कि आप नैनीताल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें। देखिए, कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है। उनके पास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी खड़े करने के लिए कोई प्रमुख चेहरा नहीं है। उनके पास नेताओं की कमी है और जो नेता हैं वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसलिए वो अपने उन नेताओं पर दांव खेलना चाहते हैं जिनको जनता ने पूर्व में भी नकारा है।
2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर फोकस शुरू कर दिया गया है ताकि इन सीटों पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को अच्छे वोट मिल सके। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा सीटों में भाजपा ने 47 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 23 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में नाकाम रही। अब इन हारी हुई 23 सीटों पर भाजपा अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रही है। इसके लिए भाजपा ने अपने सभी सांसदों की ड्यूटी लगाई है। भाजपा के सांसद इन हारी हुई 23 सीटों पर प्रवास करेंगे और बूथ से लेकर ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनावों में जिम्मेदारी दी जाएगी। 6, 7, 8 तारीख को प्रथम चरण में हमारे सभी सांसद विधानसभा के अंदर जाएंगे। उन विधानसभाओं के अंदर हमारे मंडल के पदाधिकारी और उस विधानसभा में रहने वाले सुपर के सभी पदाधिकारी को हमने उस बैठक में बुलाया और हमने वो बूथ चिन्हित करते हुए जिन बूथों में हम लोग हारे थे वहाँ के की वोटर की सूची बनाना और उनका प्रत्यक्ष प्रवास उस बूथ तक हो। हमारे सब जनप्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी हैं और एक एक कार्यकर्ता को एक एक बूथ हम लोग कार्यक्रम की दृष्टि देंगे, जिससे वो बूथ भी हमारा लोकसभा चुनाव में विजयी की ओर बढ़े। तो इस दृष्टि के कार्यक्रम 2 कार्यक्रम इस रूप में हमने अभी इस बीच लिए। जर्मनी में कृषि मंत्री गणेश जोशी अपने विदेश दौरे के दौरान मेक्सिको शहर से रवाना होते हुए आज जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पहुंचे। गौरतलब है कि कृषि मंत्री गणेश जोशी बीते 22 अक्टूबर से विदेश दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीते दिनों मेक्सिको के कैनकुन शहर में थोक बाजार के वैश्विक संघ के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय थोक बाजारों के विश्व संघ सम्मेलन में प्रतिभाग किया था, जिसकी वजह से समापन के बाद मंत्री गणेश जोशी आज जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पहुंचे। आपको बता दें कि वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट के द्वारा थोक बाजार पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 2 दिन तक कृषि विपणन चुनौतियों और अन्य बुनियादी ढांचे को लेकर एक और सम्मेलन होगा, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी भी शामिल होंगे। रविवार को मंत्री गणेश जोशी ने वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट सम्मेलन के सभी प्रतिनिधिमंडलों के साथ कैनकुन की सबसे बड़ी मंडी का दौरा किया था। मंत्री जोशी ने कैनकुन मंडी में बड़े कोल्ड स्टोर और कैनकुन के बड़े थोक बाजार का भ्रमण कर सभी तरह की सुविधाएं और व्यवस्थाओं को देखा। क्षेत्र में शोक की लहर है। जैसे ही लोगों को उनके दिल्ली के एक अस्पताल में देहांत की खबर मिली, उसके बाद से ही उनके बसपा कार्यालय और आवास पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 2012 और 2022 में बसपा पार्टी से मंगलौर विधानसभा से वे विधायक बने। वहीं 2012 में ये कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। लोग भारी संख्या में विधायक के आवास और कार्यालय पर इकट्ठा हो रहे हैं। आज सुबह पता चला कि मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का 5-6 बजे इंतकाल हो गया और ये खबर सुनते ही मंगलौर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि मंगलौर की शख्सियत थी हाजी सरवत करीम अंसारी जी। ठीक है, आज जनता पर राज करने वाले थे, तो लोगों को बहुत बड़ा सदमा है और जो है बहुत दुख हैगा। और इस बात कई दिन तक के इस बात का दुख रहेगा लोगों को। खानदानी लीडर थे, बचपन से लीडरी कर रहे थे, कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं, लगातार एमएलए भी रहे और शख्सियत ऐसी होने के नाते मुझे तो लगता है कि कैबिनेट के सभी विधायक मंत्री यहाँ आने चाहिए और आएंगे। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी भी आ सकते हैं। जब से हाजी सरवत करीम अंसारी साहब इस मंगलौर क्षेत्र की राजनीति में उन्होंने कदम रखा था, तब से ये समझ लीजिए कि बच्चा उनका जो है इतनी मोहब्बत और इतना प्यार करता था कि आज पूरे क्षेत्र का इंसान, यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक, सब लोग रो रहे हैं, अलग अलग होकर के रो रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ इतना अच्छा बर्ताव रखा, हमेशा गरीबों के साथ दिया है और लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है उन्होंने।
उत्तराखंड में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि सरकार चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही नगर निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। मेयर ने बताया कि देहरादून नगर निगम का ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है, वहीं वोटर लिस्ट पर कार्य चल रहा है और जल्द ही ये कार्य पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। नियम के तहत निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित तय किया जाता है ताकि नए बोर्ड का गठन जो है तय समय के भीतर ही हो सके। लेकिन राज्य में अक्टूबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक सरकार ने निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है। सरकार चुनाव के लिए जो है प्रतिबद्ध है। सरकार का जो ओबीसी सर्वे था वो उन्होंने लगभग हमारा पूरा हो गया। वार्डों में कुछ जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें वोटर लिस्ट जो है हर 5 साल में नई बनती है। तो ये कुछ काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें विलम्ब हो गया है, लेकिन चुनाव जो है बहुत जल्दी जो है चुनाव जो है निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत रुड़की नगर निगम सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक प्रदीप बन्ना सहित कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं रुड़की जिले के सभी मंडलों से मिट्टी लाई गई है और प्रदेश में इकट्ठा होने के बाद दिल्ली अमृत वाटिका जाएगी, जहाँ ऐतिहासिक वाटिका बनाई जाएगी। इसका मकसद है जिन शहीदों ने देश के लिए बलिदान किया उन्हें याद किया, जो कि उनका सम्मान होगा। नगर निगम सभागार में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर सभी रुड़की जिले के मंडलों से मिट्टी लाई गई है और ये मिट्टी हर मंडल से आई है और ये यहाँ पर आज एकत्रित करी गई है। ये कार्यक्रम पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहुत धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सभी शहीदों के गाँव से, घरों से मिट्टी लाई जा रही है और ये मिट्टी हमारे प्रदेश मुख्यालय जाएगी और वहाँ से सभी जोर शोर के साथ एक उत्सव का माहौल बनाकर ये मिट्टी दिल्ली कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका में जाएगी। अमृत वाटिका का निर्माण वहाँ पर हो रहा है। अमृत वाटिका एक ऐतिहासिक धरोहर बन रही है। काशीपुर में आज मां बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 23 नवंबर यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन चेती मेला परिसर में 21 गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी है। बाल सुंदरी संस्था 129 कन्याओं का विवाह अब तक करा चुकी है। बाल सुंदरी संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार बाल सुंदरी संस्था ने 21 गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का निर्णय लिया है। विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। इसके बाद 4 सदस्यीय पेपर जांच कमेटी सभी संलग्न पेपरों की फाइनल जांच करेगी। इसके अलावा वर वधु को नाबालिग पुनर्विवाह का शपथनामा भी नोटरी से सत्यापित करा के देना पड़ता है। ये मां भगवती बाल सुंदरी देवी माता के आशीर्वाद से इस समारोह का आयोजन मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बाबूराम जी ने किया था और हर वर्ष लगातार 2015 से इस आयोजन को होता आ रहा है और 2015 से हमने ये आयोजन शुरुआत की थी इसकी और पिछली बार भी 2022 में 11 कन्याओं को विवाह किया गया था और इस वर्ष हम लोग 21 कन्याओं को विवाह करने जा रहे हैं, जो कि हर वर्ष बड़ा ही भव्य रूप में इसका आयोजन होता है। रामलीला मैदान से बारात चढ़ती हुई चेती प्रांगण में पहुँचती है और वहाँ पर इनके फेरे और प्रतिभोज, जयमाला और उपहार स्वरूप इन्हें बहुत सारा सामान दिया जाता है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। 21 कन्याओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोगों ने जमा किए हैं और इसके अलावा और भी अन्य जो तैयारियाँ हैं शादी से संबंधित, जो उनको उपहार वगैरह दिए जाएंगे और जो भी लेते हैं उन सब तैयारियाँ हमारी कभी पूरी हो चुकी है। रामलीला मैदान से 23 तारीख को 10 बजे 21 दूल्हों की बारात चढ़ेगी घोड़ी पे
उसमें झांकियाँ भी होंगी और कई आकर्षण झांकियाँ रहेंगी उसके अंदर, आगे पीछे बैंड रहेगा। उनके वर पक्ष और वधु पक्ष की तरफ से 21 बाकी है। बाकी इसके अलावा जनसमूह जितने भी पब्लिक आम पब्लिक दोनों तरफ लोग खड़े होकर वेलकम करेंगे। लक्सर तहसील में खाद्य पूर्ति अधिकारी कार्यालय के फरियादी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, जिसके चलते फरियादियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फरियादियों का कहना है कि वो काफी दिनों से खाद्य पूर्ति अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी कार्यालय पर अधिकारी नहीं मिलते हैं, सिर्फ चपरासी ही मिलता है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हमने इस पूरे मामले को लेकर लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान से बात करनी चाहिए तो वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कैमरे से बचते हुए नजर आए। शिकायत दर्ज कराई थी 29/5 को 2023 को, और जब से हमसे चक्कर कटवाए जा रहे हैं, जबकि हमारे पास सब साक्ष्य मौजूद है, साक्ष्य भी दिखा दिए हमने अधिकारियों को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं मिलती, ना कोई अफसर मिलता है यहाँ कार्यालय में। साक्ष्य सब दे रखे हैं, हमने ऊपर तक की शिकायत कर रखी है, लेकिन ये अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और जो गड़बड़ी करते हैं राशन डीलर, उनके ये साथ है, उनकी मिलीभगत है। नशा मुक्ति उत्तराखंड 2025 अभियान के तहत एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर चंपावत पुलिस का नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान जारी है। सीओ ऑपरेशन विवेक कुटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत चंपावत पुलिस के द्वारा अभी तक जिले में कई चरस, स्मैक और शराब के तस्करों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा चुका है। सीओ ने बताया कि जनवरी माह से लेकर अब तक चंपावत जिले में 200 नाली भूमि से ग्रामीणों के द्वारा अवैध रूप से उगाई गई भांग की खेती को नष्ट किया जा चुका है और अभियान को लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। लोहाघाट में एक बार फिर से मंदिरों में चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। चोरों ने लोहाघाट नगर से लेकर फोर्ती ग्राम सभा के महारुद्र मंदिर में धावा बोलकर घंटियां चुरा ली है। मंदिर में हुई चोरी की घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने मंदिर में हुई चोरी की घटना की सूचना लोहाघाट पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पिछले महीने ही पुलिस के द्वारा क्षेत्र के मंदिरों में चोरी करने वाले 2 नेपाली शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक बार फिर से मंदिरों में चोरी करने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है। वहीं लोग चोरी की घटनाओं को लेकर नशेड़ियों से भी जोड़कर देख रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी के द्वारा वोटर के नाम बढ़ाने और नाम हटाने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में मतदाता अपना नाम वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी पदाभिहित स्थलों पर निर्वाहक नामावलियों के आलेख का प्रकाशन 27 तारीख को कर दिया गया है। नामावलियां हैं, उनका आलेख प्रकाशन कर दिया गया है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन कर दिया गया है। यानी हर भाग की मतदाता सूची के जो वोटर्स की वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन कर दिया गया है। और अब दावे और आपत्तियों का समय शुरू हो गया है और जो 9 दिसंबर तक चलेगा। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक ये अपेक्षा है कि जितने मतदाता हैं इस ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जो मतदाता सूची है उसको देख लें और उसमें अगर उनका नाम जुड़ना है तो वो दावा कर सकते हैं। उसका फॉर्म 6 है और नाम किसी का कटाना है, गलत नाम है, आपत्ति है कोई, तो फॉर्म 7 के माध्यम से आपत्ति की जा सकती है। और आखिर में एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। धामी कैबिनेट की अहम बैठक मीटिंग में 30 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। राजाजी टाइगर रिजर्व में टाइगर कंजर्वेशन बनाने का भी फैसला। उत्तराखंड में बीजेपी 2024 के प्लान में जुटी सांसदों को दी हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी। एससी, एसटी और ओबीसी के होंगे सम्मेलन।
नगर निकाय के चुनाव जल्द होंगे संपन्न। देहरादून नगर निगम का ओबीसी सर्वे पूरा में ने कहा, सरकार चुनाव के लिए प्रतिबद्ध। मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का निधन। बसपा कार्यालय और उनके आवास पर लोगों का जमावड़ा। सीएम धामी ने जताया शोक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की सड़कें की जा रही है गड्ढा मुक्त। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवंबर तक तय की है डेडलाइन। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।